एक अरबपति का इकलौता बेटा रात में अपनी कार लेकर निकलता है और फिर कभी वापस नहीं आता। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, गाड़ी सुनसान हाईवे पर मिलती है और एक अनजान कॉल जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। पुलिस को लगता है कि मामला फिरौती का है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है सच कुछ ऐसा निकलता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। 10 नवंबर 2015 की सुबह छत्तीसगढ़ के भिलाई से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के एक अरबपति व्यापारी आईजी मिश्रा का था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उसका 34 साल का बेटा अभिषेक मिश्रा कल रात यानी 9 नवंबर को अपनी स्कोडा कार लेकर घर से निकला था और तब से अब तक वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद है, जिससे उन्हें आशंका है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। पुलिस कॉल को गंभीरता से लेती है। अभिषेक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसी दिन 12:53 के आसपास कुछ वरिष्ठ अधिकारी जांच के लिए मिश्रा परिवार के घर पहुंचते हैं। परिवार से बातचीत में पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक मिश्रा की उम्र लगभग 34 से 35 साल की है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। 9 नवंबर की शाम करीब 7 से 8 बजे के आसपास वह स्कोडा कार लेकर यह कहकर निकला था कि कुछ घंटों में लौट आएगा, लेकिन पूरी रात नहीं लौटा। परिवार के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वह घर ना आया हो या बिना खबर दिए गायब हो जाए। अभिषेक एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसकी कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा और हर महीने करोड़ों का टर्नओवर। इस वजह से पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को शक होता है कि चूंकि अभिषेक इकलौता बेटा है, संभव है कि उसे फिरौती के लिए अगवा किया गया हो। इसी आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस परिवार से मिली जानकारी के आधार पर उन लोगों की लिस्ट बनाती है जिनसे कभी दुश्मनी या कोई विवाद हुआ। इसमें कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉय, निकाले गए लोग या पुराने झगड़े वाले लोग शामिल किए जाते हैं। सभी के बैकग्राउंड की जांच की जाती है, लेकिन इस लिस्ट से पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिलता। 11 नवंबर 2015 को पुलिस को खबर मिलती है कि रायपुर हाईवे के पास एक स्कोडा कार खड़ी। जांच में पुष्टि हो जाती है कि यह गाड़ी अभिषेक मिश्रा की ही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, लेकिन गाड़ी से ऐसे कोई सबूत नहीं मिलता जिससे आगे की जांच को दिशा मिल सके। इसके बाद पुलिस टोल प्लाजा की CCTV फुटेज निकलवाती है, जहां कार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच गुजरी थी। वीडियो में साफ नजर आता है कि कार चला रहा व्यक्ति अभिषेक नहीं है। हालांकि फुटेज धुंधली होने के कारण उस शख्स की पहचान नहीं हो पाती है। इससे पुलिस को एक नई दिशा मिलती है और अब एक थ्योरी बनती है। छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और अक्सर अमीर परिवार के लोगों को अगवा किया जाता था। इस आधार पर पुलिस मानती है कि संभव है कि अभिषेक को नक्सली ने किडनैप किया होगा और उसी में से किसी ने कार हाईवे किनारे छोड़ दी हो। जांच अब इस एंगल पर केंद्रित हो जाती है। 12 नवंबर 2015 को अभिषेक के पिता IG मिश्रा को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, उसे छुड़ाना है तो पैसे का इंतजाम कर लो। इसके बाद कॉल कट जाता है। पुलिस उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करती है, जिससे पता चलता है कि कॉल भिलाई से करीब 65 किलोमीटर दूर एक इलाके से किया गया था। सिम कार्ड फर्जी ID पर लिया गया था और हाल में ही खरीदा गया था। पुलिस सिम को ट्रैक कर लेती है, लेकिन कॉल करने वाली की असली पहचान नहीं मिल पाती है। हालांकि अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि इसमें नक्सलियों का हाथ है, क्योंकि कॉल करने वाले ने बातचीत की शुरुआत लाल सलाम से की थी। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामान्य अभिवादन होता है, क्योंकि यह मामला एक अरबपति व्यापारी के इकलौते बेटे की कथित अपहरण का था। इसलिए यह केस तेजी से चर्चा में आ जाता है। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीधे छत्तीसगढ़ के IG पुलिस को फ़ोन करके यह निर्देश दिया कि केस को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। इस दबाव के चलते 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ने इस केस पर काम करने लगे। पुलिस ने 2000 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की जांच शुरू की। अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि यह नक्सली अपहरण का मामला है, इसलिए पुलिस ने पिछले सभी नक्सली किडनैपिंग केस की फाइल निकालकर उसका विश्लेषण करना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम बात का पता चलता है। पिछले किसी भी नक्सली किडनैपिंग केस में कॉल करने वाले ने लाल सलाम बोलकर बातचीत की शुरुआत नहीं की थी। कुछ नक्सल मामलों के एक्सपर्ट से पूछने से पता चला कि लाल सलाम शब्द नक्सली आपस में बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वे किसी परिवार को धमकी देते हैं या फिरौती मांगते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते।
यहाँ से पुलिस को संदेह होता है कि शायद जानबूझकर इस केस को नक्सली अपहरण की दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई है। जब पुलिस ने इस पर और गौर किया तो शक और भी पुख्ता हो गया। 12 नवंबर 2015 को जब फिरौती का कॉल आई थी, उसमें न तो पैसों का कोई रकम बताई गई थी और न ही यह बताया गया था कि पैसा कहां देने हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं आया। इन तथ्यों से यह संकेत मिला कि यह मामला फिरौती के लिए किया गया अपहरण नहीं है, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए साजिश है। इस पॉइंट से पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब पुलिस ने दोबारा अभिषेक मिश्रा के कॉल डिटेल CDR खंगाला। पुलिस को इसमें 1000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नंबर मिले, जिसमें उनके दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग और अन्य लोग भी संपर्क के थे। पुलिस ने हर एक नंबर की जांच शुरू से की। इसी दौरान एक नंबर पुलिस की नज़र में आता है। यह नंबर एक महिला किमसी जैन का था। शुरुआत में यह नंबर बाकी सामान्य कॉल जैसा ही लगा, क्योंकि अभिषेक और किमसी के बीच अक्सर लंबी बातचीत होती थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने हर संभावना को ध्यान में रखते हुए किमसी जैन का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि अभिषेक मिश्रा शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर था और वहीं पर किमसी जैन पर्सनल सेक्रेटरी और HR मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी थी। दोनों के बीच इस दौरान नज़दीकियां बढ़ी और वे रिलेशनशिप में भी रहे थे। लेकिन 2013 के अंत में किमसी ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसकी विकास जैन नाम के व्यक्ति से शादी हो गई। इसी दौरान अभिषेक की भी शादी हो गई थी। अब तक पुलिस को इन सब में कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किमसी जैन से पूछताछ की। उससे पूछा गया कि 9-10 नवंबर को वह कहाँ थी। उससे मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की गई और यह सामने आया कि वह अपने घर पर थी। उसने एक्सेप्ट भी किया कि उसका अभिषेक के साथ अतीत में रिश्ता था, लेकिन अब वे अच्छे दोस्त की तरह हैं। अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती है। पुलिस को इसमें कोई असामान्य नहीं लगा, इसलिए किमसी को शक के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन 1000 से ज़्यादा कॉल की जांच और किमसी से पूछताछ के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब भी कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया था। अभिषेक मिश्रा के लापता होने को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस अब भी यही सोच रही थी कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हर बार शुरुआत वहीं से हो रही थी जहां से अंत होता था। अब पुलिस ने फिर से 9 नवंबर 2015 के शाम 7 बजे से 12 बजे तक की मोबाइल लोकेशन की गहराई से जांच शुरू किया। इस बार एक नया तथ्य सामने आया। शाम 8:30 से 9 बजे के आसपास अभिषेक की मोबाइल लोकेशन स्मृति नगर में पाई गई। स्मृति नगर इसलिए खास था क्योंकि किमसी जैन भी वहीं रहती थी और अगर अभिषेक की लास्ट कॉल चेक की जाए तो वह उस दौरान किमसी से बात कर रहा था। यानी अब पुलिस का शक दोबारा किमसी जैन की ओर मुड़ गया। पुलिस ने फिर से किमसी जैन के घर पर दबिश दी। वहां किमसी जैन और उसका पति विकास जैन दोनों मौजूद थे। लेकिन जैसे ही विकास ने पुलिस को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और यहीं से पुलिस को पहली बार उस पर शक हुआ। जैसे ही पुलिस ने विकास जैन का मोबाइल जब्त किया और उसकी लोकेशन चेक की, केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। 9 नवंबर 2015 की शाम को अभिषेक मिश्रा की मोबाइल जहां जहां ट्रेस हुई थी, विकास जैन की लोकेशन भी ठीक उन्हीं जगहों पर पाई गई। इससे यह साफ हो गया कि शाम 8 बजे से लेकर रात 11 से 12 बजे तक विकास जैन और अभिषेक मिश्रा एक साथ थे। जब पुलिस ने इस बार विकास से पूछताछ की तो विकास ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह कहीं और किसी काम से गया था। लेकिन दोनों की मोबाइल लोकेशन की सच्चाई चीख कर बता रही थी कि ये दोनों साथ। पुलिस ने शक के आधार पर विकास जैन को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ शुरू की। थोड़ी ही देर में सख्ती के बाद विकास जैन टूट गया और पूरे हत्याकांड की सच्चाई सामने आ गई। उसने कबूल किया कि अभिषेक मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी हत्या विकास ने खुद अपनी पत्नी किमसी जैन और चाचा अजीत सिंह के साथ मिलकर की है। जिस कातिल को ढूंढने के लिए 1 महीने से 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी CCTV फुटेज और हजारों कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे, वह स्मृति नगर में ही बैठा था, बिल्कुल सबकी आंखों के सामने। इसके बाद विकास के चाचा अजीत सिंह और पत्नी किमसी जैन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो हत्या की असली वजह सामने आई। साल 2013 में जब किमसी जैन शंकराचार्य कॉलेज में HR और पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, तभी उसकी और अभिषेक मिश्रा के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शारीरिक रिश्ता भी हो चुका था। बाद में अभिषेक की और फिर किमसी की शादी हो गई। किमसी की शादी विकास जैन से हुई, लेकिन शादी के बाद भी अभिषेक किमसी से रिश्ते बनाए रखना चाहता था।
वह लगातार उससे संपर्क करता था, बातें करता था, मिलने की कोशिश करता था। एक समय ऐसा आया जब किमसी को लगा कि उसे इस रिश्ते से पूरी तरह से बाहर आ जाना चाहिए। उसने अभिषेक से दूरियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन अभिषेक को यह नागवार गुजरा। अभिषेक के पास किमसी के कुछ न्यूड तस्वीरें थी और उसने इसका इस्तेमाल करके किमसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में किमसी ने यह बात छुपा कर रखी, लेकिन जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसने अपने पति विकास जैन को सारी सच्चाई बता दी। विकास खुद एक रईस व्यापारी था। उसने सोचा कि अगर वह अभिषेक को केवल समझाने की कोशिश करेगा तो एक बिगड़ा अमीर लड़का उसका मजाक उड़ाएगा या बात नहीं मानेगा। इसलिए उसने अपने चाचा अजीत सिंह को और पत्नी किमसी को इस प्लान में शामिल कर लिया। उन्होंने मिलकर एक मर्डर प्लान तैयार किया। 9 नवंबर 2015 की शाम किमसी ने अभिषेक को फ़ोन किया और कहा कि वह घर पर अकेली है, मिलने आ जाओ। अभिषेक अपनी स्कोडा कार लेकर निकल पड़ा और सीधी स्मृति नगर में किमसी के घर पहुंचा। जैसे ही वह घर के अंदर आया, विकास और उसका चाचा अजीत ने पीछे से छिपकर उसका इंतजार कर रहे थे। मौका देखते ही दोनों ने एक भारी लोहे के रॉड से अभिषेक के सिर पर हमला किया। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। प्लान के आधार पर विकास ने अपने घर के गार्डन में एक गड्ढा खोदकर पहले से ही रख रखा था। अभिषेक की लाश वहीं दफना दिया, 100 केजी से ज़्यादा नमक डालकर, ताकि बॉडी डिकम्पोज जल्दी हो जाए, और ऊपर से कुछ सब्जियां उगाकर गड्ढा ढक दिया ताकि शक न हो किसी को। इसके बाद विकास ने अभिषेक की स्कोडा कार को लेकर रायपुर के हाईवे की तरफ ड्राइव के लिए गया ताकि पुलिस को लगे कि यह किडनैपिंग का केस है, लेकिन यहीं वो गलती कर बैठा। अभिषेक का मोबाइल भी उसी गाड़ी में था और साथ ही विकास का अपना मोबाइल भी उसके पास था। इस वजह से दोनों का मोबाइल लोकेशन रात 9 से 11 बजे तक एक जैसी ट्रैश हुई, जो बाद में पूरे प्लान को फेल करने वाला सबसे बड़ा सुराग बना। पुलिस ने जब विकास के घर के गार्डन खुदवाया तो वहीं से अभिषेक की डेड बॉडी बरामद हुई। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव निकला। यह पक्की पुष्टि हो गई कि लाश अभिषेक की ही थी। अब जब सबूत और गवाह दोनों पुलिस के पास थे तो विकास जैन, किमसी जैन और अजीत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद विकास जैन और उसके चाचा अजीत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन किमसी जैन को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। साथ ही उसका 1 साल का छोटा बच्चा भी था और कोर्ट ने माना कि उसने इस अपराध में मुख्य भूमिका नहीं निभाई। हालांकि यह फैसला कई लोगों को कानून की लू फॉल लगा, क्योंकि जिस महिला के कारण यह पूरा हत्याकांड हुआ है वह आज आज़ाद जिंदगी जी रही है। अगर किमसी जैन चाहती तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर सकती थी, ब्लैकमेल के आरोप में अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार करा सकती थी, लेकिन उन्हें डर था कि आईजी मिश्रा का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभिषेक को रास्ते से हटाना ही एकमात्र रास्ता है। तो आपके हिसाब से इस केस में असली दोष किसका था? किमसी का, विकास का या अभिषेक का? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।